हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल एवं भक्तिकाल को पढ़ लिया है और रीतिकाल के भी लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों को हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपके अध्ययन में इससे कुछ हेल्प हो रही है, तो अपने फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी अवश्य शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये पूरी की पूरी सीरीज़, ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आप इसी तरह आसानी से और छोटे-छोटे स्टेप्स में पढ़ते चलें। इससे आपको बोरियत भी नहीं होती है और आपके छोटे-छोटे करके सभी टॉपिक्स तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल के अन्य कवियों को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं प्रताप शाही को। प्रताप शाही ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? रतन सेन बंदीजन। और चरखारी बुंदेलखंड में जो है के महाराज थे विक्रम शाही, उनके यहाँ ये रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन्होंने 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं। और इन दोनों परम प्रसिद्ध पुस्तकों, एक व्यंग्यार्थ कौमुदी और एक काव्य विलास के अतिरिक्त इनकी निम्न पुस्तकें और हैं। जयसिंह प्रकाश 1852, श्रृंगार मंजरी 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि 1894, काव्य विनोद 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्नचंद्रिका सतसई की टीका 1896, जुगल नक्षिक सीताराम का नक्षिक वर्णन, बलभद्र नक्षिक की टीका। इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त इनके इतने ग्रंथ और पाए जाते हैं। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल 1880 से 1900 तक ठहरता है। जिस प्रकार इनकी रचनाएं मिली हैं, इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इनका जो रचना काल है, जो कविता काल है, वो 1880 से लेकर 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया है। ये आचार्यत्व में मतिराम, श्रीपति और भिखारीदास के समकक्ष आते हैं और इन्होंने अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हीं के कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया है। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची और लक्षणा व्यंजना के जो उदाहरण हैं, उन्हीं की एक अलग पुस्तक व्यंग्यार्थ कौमुदी नाम से रची। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी किस प्रकार की पुस्तक है? व्यंग्यार्थ कौमुदी में लक्षणा और व्यंजना के उदाहरण दिए गए हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में लक्षणा और व्यंजना के उदाहरण इन्होंने दिए हैं। इसमें कवित्त, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद्य हैं। अब इसमें कवित्त हैं, दोहे हैं और सवैया, ये तीनों मिला के लगभग 130 पद्य हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी में कितने पद्य हैं? तो 30 पद्य हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी किस प्रकार की रचना है? इसमें लक्षणा और व्यंजना के उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है? तो कवित्त, दोहा और सवैया का प्रयोग व्यंग्यार्थ कौमुदी में हुआ है। जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं, जितने दिए हुए हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण ही हैं। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ पर पहुंच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रस आदि के सब अंग तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद्य पहेली समझिए।
जिसको नायिका भेद का रस आदि के सब अंगों का और भिन्न भिन्न जो उपमान हैं उनका अभ्यास अगर नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए जो पद इन्होंने दिए हैं वो पहले के समान ही हैं। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए, और उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल ने व्यंग्यार्थ कौमुदी से ये सवैया उद्धृत किया है। तो ये किस पुस्तक की, किस ग्रंथ की पंक्ति है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, और पंक्तियों के रूप में तो पूछी ही जाती है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं और किस पुस्तक की हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए, व्यंग्यार्थ कौमुदी की पंक्तियाँ हैं जो सवैया छंद में दी हुई हैं। सीख सिखाई न मानती है बरही बस अंग सखीन के आबे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही कह कही कौन सवाद ही पावे, कौन परी है बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही ओर पहुंचती हैं। वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं, घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यही व्यंग्य हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग्य रहा करता है, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग्य रहा करता है। अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवना को हुआ करता है, तो यहाँ से ये नायिका भेद अलंकार का भी वर्णन हो गया, उसका भी उदाहरण और सादृश्य व्यंग्य अलंकार के रूप में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, और नायिका भेद में इन्होंने अज्ञात यौवना का वर्णन कर दिया। अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण है। ये इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के सहारे ही हुई है, जब तक यह ज्ञात ना हो कि कवि परंपरा की आंख की उपमा मछली से दिया करते हैं। अब जो उपमा दिए जाते रहे हैं रूढ़ियों के तौर पर, जैसे कवि परंपरा में आंख की उपमा सदैव सभी कवियों ने मछली से दी, ये रूढ़ी अगर किसी को पता ना हो तब वो इसका अर्थ निकाल ही नहीं पाएगा। तब तक यह अर्थ सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। जब तक ये रूढ़ियां किसी को पता नहीं होंगी तब तक वो इन पदों का अर्थ नहीं निकाल सकता। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद से क्रम से सब पद रखे हैं। इनका क्या अपूर्व कौशल है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद से क्रम से सब पद रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ की जी चाहे तो नायिका भेद का अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। उन्होंने जो ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद रखे हैं, जितने पद हैं वो नायिका भेद के सब क्रम से रखे हैं। अगर कोई जी चाहे तो इतना व्यवस्थित वर्णन होने के कारण अगर कोई चाहे तो इसको नायिका भेद का अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकता है। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। यहाँ से भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है, यदि आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख, सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। इनकी जो प्रखर प्रतिभा है और पद्माकर की जो प्रतिभा थी, उन्होंने जो रीतिबद्ध काव्य कला है उसको पूर्णता पर पहुंचा दिया है, अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा से बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष नहीं आने पाया है। जिस प्रकार पद्माकर ने कहीं कहीं पर अनुप्रास इस प्रकार प्रयोग किए हैं कि वो अरुचिकर लगने लगे हैं, परंतु इस भावुक और प्रवीण कवि, ये भावुक और प्रवीण कवि प्रताप शाही को कह रहे हैं, इस भावुक और प्रवीण कवि की वाणी में ये दोष नहीं आया है। और इनकी जो व्यंग्यार्थ कौमुदी है उसको सरस और मधुर नायिका भेद ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नायिका भेद का जो ग्रंथ होता है उसके अनुसार ही इसमें भी क्रम से सारे पद नायिका भेद के रखे हैं।
इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि ये बराबर एक समान चलती है। इनकी भाषा में गुण है कि ये बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य। इनकी भाषा की गति कहीं शिथिल नहीं पड़ी है और न शब्दों की तोड़ मरोड़ और न शब्दों को इधर उधर किया गया है। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। हिंदी के मुक्तक जो कवि हैं उनमें समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक दोष प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। उनके अंतिम चरण जो होता है पद का, उसकी भाषा गठी हुई और व्यवस्थित होती है, पर जो शेष 3 चरण होते हैं उनमें ये बात कम पाई जाती है। मतलब उनकी भाषा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अंतिम चरण की। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है। जहाँ पर जो समस्या पूर्ति के आधार पर रचना करते हैं उनकी प्रथम के जो 3 चरण होते हैं उनकी वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है। पर प्रताप की भाषा एकदम चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप की भाषा में इस प्रकार का दोष भी नहीं है। उनकी भाषा बराबर एक प्रकार चलती है और उनके पद के चारों चरणों में भाषा एकदम व्यवस्थित होती है। इसीलिए आचार्य शुक्ल इनको प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती हैं। यहाँ पर इनकी कुछ पंक्तियां आचार्य शुक्ल ने दी हैं। चंचलता अपनी तज के रस ही रस, सो रस सुंदर पीजियो को कितेउ कहे तुम सो तिनकी कही बातन को न पतीजियो, चोज चवाइन के सुनियो न यही एक मेरी कही नित कीजियो, मंजुल मंजरी पै हो मलिंद बिचारी के भार संभारी के दीजियो। दूसरा उदाहरण, तड़पे तड़िता चहुओरन ते छितछाई समीरन की लहरें, मदमाते महागिर श्रृंगन पे गन मंजु मयूरन के कहरें, इनकी करनी बरनी न परे मगरूर गुमानन, सो गहरें घन ये नभमंडल में छहरें घहरें कहु जाए कहूँ ठहरें। कानि करे गुरु लोगन की न सखीन की सीखन ही मन लावत, ऐण भारी अंगरातिर खरी कत घूंघट में नय नैन न चावत, मंजन कै द्रग अंजन आंजति अंग अनंग उमंग बढ़ावति, कौन सुभाव रि तेरी पर्यो खिन आंगन में खिन पौरी में आवति। एक अन्य उदाहरण, कहा जानि मन में मनोरथ विचारी, कौन चेति कौन काज कौन हेतु उठी आई प्रात। कहे पर ताप छिन डोलिबो पगन कहूँ अंतर को खोलिबो न बोलिबो, हमें सुहात ननद जिठानी सतरानी अनखानी अति रिस कह रिसानी, सो हमें कछु जानी जात चाहो पल बैठ रहो चाहो उठ जाव, तो न हमको हमारी परी बूझे को तिहारी बात। चंचल चपला चारु चमकत चारों ओर, झूम झूम धुरवा धरन परसत हैं, शीतल समीर लगे दुखत वियोगिन, संयोगिन समाज सुख साज सरसद हैं, कहे परताप अति निविड़ अंधेरी माह, मारग चलत नाही ने कुदरसत हैं, झुमड़ी झलानी चहुकोद ते उमड़ी आज धराधर धारन अपार बरसत हैं। एक अन्य इनका उदाहरण दिया हुआ है, ये इनका अंतिम उदाहरण है। महाराज रामराज रावरो सजत दल होत, मुख अमल आनंदित महेश के सेवत, दरीन के ते गब्बर गनीम रहे, पन्नग पताल त्यों ही डरन खगेश के, कहे पर ताप धरा धसत त्रसत, कसमसत कमठ पीठी कठिन कलेश के, कहरत कोल दहरत हैं दिगीस दल, लहरत सिंधु थहरत फनशेष के। ये प्रताप शाही की रचना के इतने उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए थे। तो प्रताप शाही का वर्णन इसमें इतना ही था। इनकी प्रमुख रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, जिसके विषय में अभी आपको बताया। उसका रचना काल, वो एक उसमें लक्षणा व्यंजना के उदाहरण हैं, और उसको नायिका भेद का ग्रंथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें नायिका भेद के भी क्रमानुसार सुंदर पद दिए हुए हैं। और छंद की बात की जाए तो उसमें कवित्त, सवैया और दोहा में रचना की गई है, और कुल पद उसमें 130 हैं। और इनकी पंक्तियों को भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। रसिक गोविंद
ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए और हरिव्यास ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे। निम्बार्क संप्रदाय में हरिव्यास जी थे, उनकी गद्दी के शिष्य थे। उनकी गद्दी जो हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा थी में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? सर्वेश्वर शरण देव जी के। रसिक गोविंद जी के गुरु का नाम था सर्वेश्वर शरण देव जी। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपुताना के रहने वाले और नटाणी जाति के थे। ये नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना। इनके माता का नाम गुमाना और पिता का नाम शालिग्राम था। चाचा का मोतीराम और बड़े भाई का बालमुकुंद। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। इनका कविता काल 1850 संवत से लेकर 1890 अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। अब रसिक गोविंद के 9 ग्रंथों का अब तक पता चला है, संभवतः और भी होंगे। 9 ग्रंथ ये हैं। अब 9 ग्रंथों का इनके आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर एक एक करके उल्लेख किया है। रामायण सूचनिका 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। 33 दोहे हैं और अक्षर क्रम से इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित की गई है। ये संवत 1858 के पहले ही की रचना है। ये 1858 के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है। अब जो रामायण सूचनिका है इसके दोहे आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर दिए हैं। और रामायण सूचनिका नामक ग्रंथ में कुल कितने दोहे हैं? तो इसमें 33 दोहे हैं और इसमें रामायण की कथा का वर्णन। चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समुझाए, दिए पुत्र सब ताड़ का मग में मारी जाए। स्थाणत सर मारीच उड़े पुनि प्रभु हतेव सुबाह, मुनि मख पूरन सुमन सुर बरसत अधिक उछाह। तो ये इनके 2 दोहे यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। ये रसिक गोविंद की और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ग्रंथ इनका है रसिक गोविंदानंद घन। ये 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। जहाँ रामायण सूचनिका में केवल 33 दोहे ही हैं, वहीं पर रसिक गोविंदानंद घन इसमें 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है ये, जिसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। रसिक गोविंदानंद घन इनका प्रधान ग्रंथ है। इसका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1858 है। ये 4 प्रबंधों में विभक्त है। ये 4 प्रबंधों में विभक्त है। 4 प्रबंधों में इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है। यहाँ पर संस्कृत के जो आचार्य हुए हैं उनके मतों का भी उल्लेख इसमें है। और इसकी विशेषता, बड़ी भारी विशेषता क्या है कि इसमें लक्षण गद्य में और उदाहरण जो हैं वो पद्य में दिए गए हैं। रसों और अलंकारों आदि के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न जो है वो पद्य में किया गया है। अब रस का निरूपण इन्होंने इस प्रकार समझाया है। अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न है, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है। उत्तर, निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि। अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक हैं जे लोक में, इन ही को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। यहाँ पर आचार्य भरत का और काव्य प्रकाश का मत दिया है। अब टीका कर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत। सत्य, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चित, अन्य, ज्ञान, नहीं संग, ब्रह्मास्वाद, सहोदर रस। यहाँ पर इन्होंने साहित्य दर्पण का मत भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार इन्होंने जो संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य हैं उनके मत भी प्रस्तुत किए हैं।
इससे आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भी। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है, पर इन्होंने दोषों का वर्णन काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के। इन्होंने रसों, अलंकारों आदि के जो उदाहरण दिए हैं तो कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के हैं। उदाहरण के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण दत्ते, साल, समंथरम इत्यादि को देखिए हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं। जो साहित्य दर्पण में मुग्धा का उदाहरण दिया गया है उसको इन्होंने हिंदी करके किस प्रकार रखा है। आलस सो मंद मंद धरा पे धरति पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित चाय के, रोकत द्रगन छिन छिन प्रति लाज साज, बहुत हंसी की दीनी बानी बिसराय के, बोलत बचन मृदु मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिन्ह, सुंदर विलोके बंक भ्रकुटी नचाए के। तो यहाँ पर ये इन्होंने साहित्य दर्पण के जो उदाहरण था मुग्धा का उसमें दिया हुआ उसको हिंदी में करके रखा है। अब इनका रसिक गोविंदानंद घन जो इनका प्रमुख ग्रंथ है ये 1858 में रचित है। ये 4 प्रबंधों में विभक्त है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लक्षण गद्य में और रस अलंकारों के स्वरूप को पद्य में समझाया गया है और संस्कृत के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उसके मत भी इसमें उद्धृत किए गए हैं। अब आइए देखते हैं इनके अन्य ग्रंथ लक्ष्मण चंद्रिका को। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण चंद्रिका पड़ गया, क्योंकि इन्होंने जो रसिक गोविंदानंद घन जो इनका ग्रंथ है उसमें जो लक्षण आए हुए थे उनका संक्षिप्त संग्रह इन्होंने लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से किया, तो इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण चंद्रिका है। अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला है। अष्टदेश भाषा में 8 प्रकार की भाषा है, जैसे ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों का समावेश है और उन 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का गान किया गया है, श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया है। इसमें 8 भाषाएं हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टदेश भाषा है। 5वां ग्रंथ है इनका पिंगल। छठा है समय प्रबंध। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। समय प्रबंध में राधा की जो ऋतुचर्या है वो 84 पद्यों में इन्होंने वर्णित की है। कलयुग रासो, अब कलयुग रासो इनका जो ग्रंथ है इसमें 16 कवित्तों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। ये छोटे छोटे सब ग्रंथ हैं, इसमें केवल 16 कवित्त ही हैं और इसमें कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्त के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, और प्रत्येक कवित्त के अंत में इन्होंने ये पंक्ति दी है, कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है। यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है, इसका निर्माण काल 1865 है। इसमें कुल 16 कवित्त हैं और हर कवित्त के अंत में ये पद दिया जाता है। रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषाभूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी सी पुस्तक है। ये चंद्रालोक या भाषाभूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। जिस प्रकार चंद्रालोक और भाषाभूषण में है उसी प्रकार इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। इसका रचनाकाल 1890 है। युगल रस माधुरी, रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां दी जाती है। युगल रस माधुरी ग्रंथ रोला छंद में है, जिसका उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। मुकुलित पल्लव फूल सुगंध परागहि झारत, जुगमुख निरख विपिन जनुराई लोन उतारत,
फूल फलन के भार डार झुकियों छवि छाजे मन पसारित भुजा देन फल पथिकन काजे मधु मकरंद पराग लुब्ध अलिमुदित मत मन बिरध पड़त ऋतुराज नृपति के मन बंदी जन। तो इस प्रकार ये इनकी रसिक गोविंद की पंक्ति है। तो फ्रेंड्स, रीतिकाल का प्रकरण 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब प्रकरण 3 के अंतर्गत हम रीतिकाल के जो अन्य बचे हुए कवि हैं, प्रकरण 3 के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना ना करके अन्य प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, फुटकल रचनाएं आदि की हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हो रही हो, आपको स्टडी में लाभ मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।